In today's session, you people will learn about T.S. Eliot, you will learn about W.B. Yeats and the Second Coming by W.B. Yeats, very prominent, poem by W.B. Yeats. And after this, we'll also discuss Love Song by J. Alfred, Love Songs by T.S. Eliot. So today you will learn about Alfred Prufrock, Love Song of Alfred Prufrock by T.S. Eliot, The Second Coming, The Wasteland, William Butler Yeats. So let's begin. Without wasting our today's sessions, we try to discuss maximum. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि टी.एस. इलियट अमेरिका के अंदर पैदा हुए. अमेरिका के अंदर एक प्लेस है मिजूरी. So there is a state in America, there is a place in Louis, Missouri, St. Louis, Missouri in America. He was born 1888, okay, and died 1965. अगर इसकी एज को देखा जाए तो इस राइटर ने दो वर्ल्ड वार्स देखी हैं. 1914 से लेके 1918 कौन सी वार है? वर्ल्ड वार 1. फिर दूसरी 1939 से 1945, यानी दोनों वर्ल्ड वार देखी हैं. और ये मॉडर्न पोएट जाना जाता है, और ये जाना जाता है कि ये लीडर है किसका? मॉडर्निस्ट मूवमेंट का, अलॉन्ग विद एजरा पाउंड. रेवोल्यूशनरी बंदा था एजरा पाउंड की तरह. एजरा पाउंड, he was his friend and he was also American. He was a friend of T.S. Eliot, also guided him in certain respect, and especially in writing poetry. He guided him, you should just reduce your poem because it's almost 1000, it is consisting around about 1000 line. You can reduce it because there is a possibility to reduce. तो उसके कहने पे इसने क्या किया? उसको reduce किया. तो उसकी लाइंस को इसने कम किया, मतलब 1000 से ज़्यादा लाइंस थी. फिर उसको 5 पार्ट्स में उसने डिवाइड किया और उसको काट छांट करके उसको अच्छा बनाया. तो जैसे एजरा पाउंड का बड़ा प्रोमिनेंट कोट है, वो कहता है कि मेक इट न्यू. उसने कहा था कि एंशिएंट चीज़ों को हम अच्छा बना सकते हैं क्योंकि वो पहले ही इतनी परफेक्ट कॉपीड हैं, क्लासिकल राइटर्स ने उसको किया है. तो जितनी भी एंशिएंट बुक हैं, एंशिएंट वर्क को हम और अच्छा बना सकते हैं. टी.एस. इलियट का जस्ट थोड़ी सी काट छांट की ज़रूरत है. तो ये भी अगर हम इसकी देखें, अब वेस्टलैंड को अगर इसकी पोइम को देखें तो वेस्टलैंड में हमें लगता है उसमें इसने जर्मन जो है, देखें कुछ जर्मन के कोटेशन जो हैं वो यूज़ किए हैं, ठीक है. और फिर अगर आप देखें, मज़ीद देखें तो उसमें फ्रेंच वर्ड्स भी हैं, फ्रेंच कोटेशन भी हैं. फिर कुछ इटालियन जो है उनके रेफरेंस. फिर अगर हम देखें तो कुछ इंग्लिश के पोइट्स जो हैं उनके हवाले, ठीक है. कोई चीज़ किसी से उठा लेगा, कोई किसी से उठा लेगा. इवन के जो द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रोक है, उसमें उसने हैमलेट का जिक्र किया कि मैं कोई हैमलेट नहीं हूँ और मैं तो एक उसके अटेंडेंट जैसा हूँ, जैसे कोई हरेशियो होता है. मैं कोई हैमलेट की तरह कोई शाही इंसान तो रॉयल तो नहीं हूँ. मेरा सर गंजा है, मेरी एज जो है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं लड़की को प्रपोज करूँगा, पता नहीं वो बुरा ना मान जाए. तो प्रूफ्रोक जो है, प्रूफ्रोक क्या करना चाहता है? मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम है. मॉडर्न मैन किस लिए परेशान है कि मैं ये काम करूं या ना करूं? मॉडर्न मैन किस लिए परेशान है? अपनी सूट बूट के लिए, अपनी रिफाइनमेंट के लिए, अपनी अच्छी शेप के लिए, अपनी अच्छी पर्सनैलिटी के लिए. सो ही हैज़ टोल्ड द प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न मैन राउंड अबाउट वर्ल्ड वार 1 के फ़ौरन बाद ही, तकरीबन कुछ ईयर्स के बाद ही उसको लिखा गया है. नाम है जे. एल्फ्रेड, लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रोक. हम उसको भी पढ़ेंगे इसके बाद. तो आज हम ये कवर करेंगे इसका द बरियल ऑफ द डेड. जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, बरियल का मतलब होता है दफनाना, ठीक है. डेड मुर्दों को, यानी मुर्दे को दफनाना. इसकी 76 उसने लाइंस रखी हैं इसने. फिर उसके बाद अ गेम ऑफ द चेस जो है उसकी 96 लाइन है. तो सबसे कम जो लाइन है वो डेथ बाय वाटर की है, ठीक है. उसके बाद द फायर सरमन जो है 139 लाइंस हैं, और उसके व्हाट द थंडर सेड उसकी 113 लाइन है.
तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्क है, इंशाल्लाह ताला हम इसको कवर करेंगे। टी.एस. एलियट ने कहते हैं बतौर क्लर्क, टीचर, बैंकर, पब्लिशर, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, ये उसने जॉब की थी। फिर उसके बाद उसने पोएट, प्ले राइट, क्रिटिक, ठीक है, तो इस तरह राइटर, उसने ये वर्क किया है। ये सारी उसने जॉब्स की हैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए। अमेरिका से ये चला था और ये अल्टीमेटली पहुंचा इंग्लैंड में, और वहाँ उसे जाके प्रोमिनेंट, मतलब ये प्रोमिनेंट हुआ, और वहाँ उसने एक औरत से शादी भी कर ली, और पूरी ज़िंदगी जो है उसने इंग्लैंड में ही, उसकी 1965 में डेथ होती है। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको ज़रा बता लूँ। अच्छा, इस पोएम के अंदर द वेस्टलैंड के अंदर पहला जो स्पीकर है, एक स्पीकर मौजूद है, और स्पीकर जो है वो चेंज होते रहते हैं। मतलब एक स्पीकर अपनी डिस्कशन करता है, उसके बाद दूसरा स्पीकर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ कोटेशन जो है वो फ्रेंच से आ जाती हैं, कुछ जर्मन से आ जाती हैं, कुछ इंग्लिश की कोटेशंस, कुछ इंग्लिश के रेफरेंस, कुछ सर्टन राइटर्स के बुक। अल्टीमेटली ऑल पुट टुगेदर दे मेक दिस पोएम very difficult. So when you going to learn this poem, it gets tedious for you. It's a little bit problem for the reader to understand, because lot of speaker they are shuffling. Speaker जो हैं वो shuffle होते रहते हैं, एक speaker आया, दूसरा आया, फिर तीसरा आया, so on and so forth, speaker बदलते रहते हैं, और poem को overall क्या बना देता है, difficult बना देता है। comprehend करना आसान नहीं है। यानी जब डिफरेंट स्पीकर अपना आके व्यू दे रहे हैं और रीडर को पता ही नहीं चल पाता कि कौन सी जगह पे कौन सा स्पीकर आके कुछ बोल गया, कमेंट कर गया। तो पहला स्पीकर है, उसके बाद मैरी आती है, वो स्पीकर है, उसके बाद एक और स्पीकर जो है, थर्ड स्पीकर इंट्रोड्यूस होता है, वो अपनी नरेशन देता है। फिर उसके बाद हैसिंथ गर्ल जो है, हैसिंथ एक फ्लावर होता है, और एक लड़की है, उसे किसी ने उसके लवर ने उसको कहीं फूल दिया था, तो लोग उसे कहने लगे तुम तो हैसिंथ गर्ल हो। हैसिंथ गर्ल, उसे हैसिंथ गर्ल लोग कहते हैं, और उसको फूल दिया, और वो अपनी कॉन्टेम्पलेशन देती है अपने माइंड की कि किस तरह कभी मौसम था कि मैं अपने लवर के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, हम वेट हो गए और टोटली हमने एंजॉय किया उस सीन में, और एंजॉय करने के बाद वो लवर जो है मुझसे बिल्कुल यानी मुझे छोड़कर चला गया, और मैं बहुत परेशान हूँ। उस बॉय को, उस लवर को जिसके साथ उसने एंजॉय किया था, वो लेडी जो है हैसिंथ गर्ल जो है, वो मतलब गर्ल जो है उसे मिस कर रही है, तो उसको वो अपनी कॉन्टेम्पलेशन देती है। वो मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम बताता है कि मॉडर्न मैन किस लिए परेशान है, यानी वो लस्ट के लिए परेशान है, वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए परेशान है, वो वेस्टलैंड जो है वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं है लोगों को। मतलब लोग उठते हैं और मशीन बने हुए हैं। मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम क्या है, टू बी और नॉट टू बी। जैसे हमने जे एल्फ्रेड प्रोफ्रोक में देखा कि वो बेचारा क्या करना चाह रहा है, एक लड़की को प्रपोज करना चाह रहा है, लेकिन वो कभी आप कहता है मेरा सर गंजा है, कभी कहता है मेरी एज ज़्यादा है, कभी कहता है मेरा कॉलर ठीक है, नेक टाई ठीक है या नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा पता नहीं वो क्या कहेंगी। हाँ, जब मैं उसे प्रपोज कर दूँगा तो वो मुझे कहेगी कि जो मैं तुम्हारे साथ सिंपैथी शो करती हूँ इसका मतलब ये तो नहीं। वो अपना पिल्लो थोड़ा सा सेट करेगी, और फिर मुझे पता है वो मुझे क्या आंसर देने वाली है। वो मुझे कहेगी कि जो मैं तुम्हारे साथ सिंपैथी और एम्पैथी और जो तुमसे अच्छा बोलती रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यानी इसका मतलब है कि स्पीकर जो प्रूफरोक है वो बेचारा काफ़ी दफ़ा, उसका प्रॉब्लम ये, वो काफ़ी लड़कियों से रिजेक्ट हो चुका है, और वो अब उसमें हिम्मत नहीं है कि वो किसी लड़की को प्रपोज करे। अगर वो प्रपोज करेगा तो रिजेक्शन हो जाएगी, और उसके साथ जो थोड़े बहुत उसके ताल्लुकात हैं उस खूबसूरत लेडी के साथ, वो कहता है वो भी मेरे ख़राब हो जाएंगे। मैं नहीं चाह रहा कि मैं कहता इसके अलावा एंजॉयमेंट के और भी तो बहुत सारे। तो ये मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम। मॉडर्न मैन के यहाँ देखें, अप्रैल जो है उसको उसने क्रूवलेस्ट मंथ कहा है। ये लास्ट डिग्री है, पहली क्रूवलर और क्रूवलस्ट उसने कहा है, दा का यूज़ किया। देखें अप्रैल भाई क्यों क्रूवलेस्ट मंथ है, जबकि अप्रैल के साथ तो स्प्रिंग आता है, और आपको पता है जब स्प्रिंग आता है तो क्या होती है, ग्रीनरी होती है, लोग एंजॉय करते हैं। तो अब मतलब क्रूवलेस्ट मंथ क्यों कह रहा है वो उसको, इसलिए क्रूवलेस्ट मंथ कह रहा है कि उनके लिए एंजॉयमेंट का, इसके अंदर कोई एंजॉयमेंट नहीं है।
मतलब एक मॉडर्न मैन जो है उसकी एक मोनोटोनस लाइफ है, मशीन की तरह। वो उठता है मॉर्निंग को और ऑफिस चला जाता है, वहाँ से काम करके वापस आ गया, फिर ऑफिस चला गया, फिर वापस आ गया, फिर ऑफिस चला गया। यानी उसकी मोनोटोनस लाइफ है। उस मोनोटोनस लाइफ में उसे कोई पल भी इंजॉयमेंट नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, लेजर टाइम नहीं है। बर्टन रसल ने कहा था कि इंसान तब तक क्रिएटिविटी नहीं कर सकता जब तक उसे लेजर आवर मुयस्सर नहीं है। एक बंदा सारा दिन काम करता है तो मुझे बताएं कि वो कोई क्रिएटिविटी कर सकता है? आप एक जगह पे पढ़ाने चले गए, फिर दूसरी जॉब की, फिर तीसरी की, फिर चौथी की, पांचवीं की, बताएं मुझे आपने क्या क्रिएट किया? यू हैवंट क्रिएटेड समथिंग न्यू, यू आर जस्ट रिपीटिंग समथिंग। तो ये तो रेपिटेशन है भाई जो हम कर रहे हैं। वी नीड एक्स्ट्रा टाइम इन अ वे टू क्रिएट, इन अ वे टू जनरेट न्यू थिंग। भाई आपको प्लानिंग चाहिए, क्रिएटिविटी के लिए एक रिसर्च चाहिए, एक वर्क चाहिए। वो सारा एक प्रॉपर मेथड होता है कि आप प्लानिंग करें, आप रिसर्च करें, आप गैप फाइंड करें, फिर आप टोटली एक न्यू जो रिसर्च है वो लोगों के सामने पुट फॉरवर्ड करें। सो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट व्हेन यू आर बिजी ऑल द टाइम? तो उसने मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम बताई है कि मॉडर्न मैन के लिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता अगर स्प्रिंग मौसम है या समर है या विंटर है। वो कहता है कि विंटर उनके लिए बहुत अच्छा है। अब देखें इंग्लैंड और ऐसे इलाकों में क्या होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। अब वो विंटर तो उनके वैसे ही रहता है, हर दफ़ा एक सीन ही विंटर का रहता है। तो वहाँ पे समर जो है वो जो है उसको अच्छा समझा जाता है। मतलब अगर वहाँ पे कोई स्प्रिंग का सीज़न है या वहाँ पे धूप निकली है या धूप का समा है तो इस तरह की एटमॉस्फेयर को वो वहाँ पे अच्छा समझा जाता है। लेकिन उसने क्रूवलेस्ट मंथ कहा है कि उन लोगों के लिए ये सूटेबल नहीं है, ये असिमिलेट नहीं करता उनकी थॉट के साथ। वो टोटली दे हैव फॉरगॉटन अबाउट द एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर, दे आर बिजी ऑल द टाइम, दे आर just like machine, and it does not matter whether there is atmosphere like April or summer or spring or like that. It is all equal for them. Rather it's a cruelest month because they don't have time for the enjoyment. So let's see line by line. तो burial of the dead इसको डिस्कस किया गया है कि ये एक क्या है, बरियल ऑफ द डेड है, कि यहाँ पे क्या है, मुर्दों को दफनाने वाला समा है। तो ये सारा सीन है इसके अंदर। अप्रैल इज़ द क्रूवलेस्ट मंथ। वो कहता है कि अप्रैल जो है वो सबसे एक जालिम मंथ है। ब्रीडिंग द लैलिक्स आउट ऑफ द डेड लैंड। ब्रीडिंग, इसमें रिप्रोडक्शन होती है किसकी, यानी पैदा होता है लैलिक्स। लैलिक्स का मतलब लिखें फ्लावर। इसमें फूल की कहता है कि ब्रीडिंग होती है आउट ऑफ द डेड लैंड, मुर्दा लैंड से। मिक्सिंग मेमोरी और डिज़ायर, और इसके अंदर क्या होती है, मेमोरी एंड डिज़ायर। और ये क्या याद दिलाता है, जब भी ये आता है ना अप्रैल, कहते हैं कि एक शायर है वो कहता है कि जब बहार आती है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। किसी ने कहा कि परेशान कैसे हो जाते हो भाई, स्प्रिंग मौसम, फूल खिलते हैं, इंजॉयमेंट होती है, ग्रीनरी होती है और नए पौधे फूल खिलते हैं, तो हाउ आर यू गोइंग टू बी वरीड? ही सेड व्हेन एवर देयर इज़ अ स्प्रिंग सीजन इट इज़, आई थिंक दैट इफ इट हैज़ कम इट विल गो। अगर ये आ गया है तो इट हैज़ टू गो नाउ। तो जब बहार आती है मैं परेशान हो जाता हूँ क्योंकि बहार आ गई है, अब इसने जाना है। तो अब देखें इसमें वो यही बात कर रहा है इसमें भी। तो कहता है कि ये जो मंथ है ये क्या लेकर आता है साथ, मेमोरी, यादाश्त, डिज़ायर की, कि हमारे अंदर एक ख्वाहिश होती है कि पास्ट कैसा था, ठीक है, और हमारी ख्वाहिश क्या थी। यानी पास्ट प्रेजेंट जो है इसमें जो है वो कंबाइंड हो जाते हैं। हमारी विशेस जो और याद, हम माजी को सोचते रहते हैं, और डिज़ायर जो है ज़्यादा उसमें हम अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोचते हैं, टू हैव सम फन, टू एन्जॉयमेंट, लाइक दैट। एंड स्टिरिंग डल रूट्स विद द स्प्रिंग रेन्स। और इसमें क्या होता है, डल रूट, जो डल रूट का मतलब लिखें मुर्दा जो ट्रीज़ हैं, जो रूट्स हैं, उसको क्या करता है स्प्रिंग रेन। स्प्रिंग रेन में क्या हो जाता है, उसमें जान पड़ जाती है, उसमें वाइब्रेशन आ जाती है, उसमें जान जो है इन्फ्यूज़ हो जाती है, एक लाइफ इन्फ्यूज़ हो जाती है। डल रूट के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाती है लाइफ। कौन इन्फ्यूज़ करता है, स्प्रिंग। स्प्रिंग का सीज़न जब आता है तो उसकी रेन जो है वो क्या करती है, डल। इन्फ्यूज़ का मतलब होता है डालना। इन्फ्यूज़ का मतलब क्या होता है, डालना।
ये डाल देती है लाइफ किसके अंदर, उन मुर्दा रूट्स के अंदर। स्प्रिंग सीजन में डल रूट्स विद द स्प्रिंग रेन, और स्प्रिंग रेन में जब बारिश होती है, मौसम बहार के अंदर जब बारिश होती है, चूंकि उसमें फूल खिलते हैं और जड़ों को पानी पहुंचता है और अल्टीमेटली उन पेनिट्रेट करता है उनकी रूट्स तक, और डल रूट्स जो हैं वो जिंदा हो जाती हैं, दोबारा से उनके अंदर लाइफ इन्फ्यूज हो जाती है। विंटर कैप्स आर वार्म, विंटर तो कहता है हमें वार्म करता है। अब देखिए ये भी, इसके अंदर भी एक बड़ी उसने डीप बात कह दी है। अब भाई विंटर तो इंसान को क्या कर देता है, वो तो बंदे को सुन कर देता है, वो तो बंदे को नम कर देता है, मदहोश कर देता है। बताएं जब विंटर आता है तो हम कितने कंबल लेके और एक साइड पे कैसे कैसे छुपे होते हैं सर्दी से। लेकिन और इंग्लैंड में तो पहले ही सर्दी होती है। कहता है हम लोग चूंकि मशीनी दौर में रह रहे हैं, हम मॉडर्न दौर में रह रहे हैं, देयर इज नो फन, देयर इज नो एंजॉयमेंट, देयर इज नो लेयर एक्टिविटी एंड देयर इज नो एंजॉयमेंट एट ऑल। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ मशीनरी एंड वेयर देयर इज नो लेयर आवर। और हम तो पहले ही लेयर आवर को एंजॉय नहीं कर रहे। अगर टाइम होता है तो हम कहते हैं पौंड, ज्यादा पौंड कमा लें। इट्स हैपनिंग इन इंग्लैंड एंड अमेरिका एंड इट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान नाउ आज, और पाकिस्तान में भी यही हो रहा है आजकल। तो विंटर कैप्स आर वार्म कहता है हम जो मशीनरी लोग हैं, हम जो वेस्ट लैंडर्स हैं, हम जो वेस्ट लैंड के रहने वाले हैं, हम जो इस दुनिया के रहने वाले हैं, हमें तो विंटर कहता है कि वार्म करता है। विंटर कैप्स आर वार्म, विंटर हमें वार्म रखता है। हालांकि वो तो नम करता है, लेकिन ये उसने क्या आयरनी यूज की है, आयरनिकल बात की है। भाई कभी विंटर वार्म करता है इंसान को? ये आयरनिकल टॉक है, यानी जो वो कह रहा है उसके उल्ट उसका मतलब है। अर्थ इन फॉरगेटेबल कहता है कि अर्थ इन द फॉरगेटफुल स्नो फीडिंग्स आ लिटिल लाइफ विद द ड्राइड ट्यूबर्स, ड्राइड रूट्स। और क्या करता है, कहता है अर्थ जो है वो स्नो से ढक जाती है इसमें, ये जो विंटर का सीजन है। एंड फीडिंग अ लिटिल लाइफ विद द ड्राइड ट्यूबर्स, और ड्राइड ट्यूबर्स को क्या करता है, ये फीड करता है। एंड ड्राइड रूट्स, और जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उनको क्या करता है, ये फीड करता है उनको। मतलब ड्राइड रूट्स को क्या करता है, इनको नई लाइफ देता है। समर सरप्राइज अस कहता है जो, अब यहाँ पे भी बात समझने वाली है, थोड़ा सा अपने इंग्लैंड का जो एटमॉस्फेयर है उसके हवाले से देखना है। देखिए इंग्लैंड में मैंने आपको बताया कि जो इंग्लैंड का इलाका है, स्पेशली यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है। उन्होंने देखा कोट पहने होते हैं, और वहाँ पे विंटर सीज़न जो है वो तकरीबन वहाँ पे ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये हमारे इलाके हैं जहाँ पे सर्दियों में सख्त सर्दी है और गर्मियों में सख्त गर्मी है, वहाँ पे तकरीबन सीज़न वैसा ही रहता है। वो कहता है कि हम लोगों को जिस समर ने एंजॉयमेंट देनी है वो हमें सरप्राइज कर देता है। फॉर देम समर इज जस्ट लाइक अ बहार, स्प्रिंग। तो समर तो उनके लिए ऐसे है जैसे बहार का मौसम है, जैसे धूप निकलती है, फूल खिलते हैं, एंजॉयमेंट होती है, लोग बाहर आते हैं, सर्दियों से थोड़ा सा बाहर आके एक अच्छा माहौल बनता है इंग्लैंड के अंदर। तो कहता है हम लोग जो हैं, कैसी आयरनी है, हमारे इस वेस्ट लैंड में या वेस्ट लैंडर्स जो हैं उनको ये समर जो है ये उनको हैरान कर देता है। वो हैरान हो जाए, समर आ गया, अब बाहर निकलना पड़ेगा। सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू हैव सम फन, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू हैव सम एंजॉयमेंट। वो इंटरेस्टेड नहीं है कि कोई एंजॉयमेंट करें या फन करें। कहता है समर सरप्राइज अस, हमें समर जो है वो हैरान कर देता है। कमिंग ओवर द स्टर्नबर्गसीज विद शावर्स ऑफ द रेन्स। ये स्टर्नबर्गसी जो है ये जर्मनी के अंदर एक झील है। क्या है? जर्मनी के अंदर झील है, कहता है विद द शावर्स ऑफ रेन्स। ये उसको कहता है कि coming over the Sternberg seas with the shower of rain we stop in the colonnades। अब यहाँ पे एक स्पीकर और आ गया है, न्यू स्पीकर आ गया। पीछे एक स्पीकर बोल रहा था न्यू स्पीकर, नो न्यू स्पीकर इंट्रोड्यूस। आपको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा ताकि आपको पता चलता जाए। अनदर स्पीकर, अब न्यू स्पीकर आके बताएगा कि भाई हमने एक टाइम था, एक रो ऑफ ट्री थी, ऐसी प्लेस थी, वहाँ पे हमने एंजॉय किया, रेन के अंदर एंजॉय किया। और एंड वी वेंट इन द सन नाइट लाइट्स एंड इन टू द हॉफ गार्डन्स एंड ड्रैंक कॉफ़ीज एंड टॉक फॉर एन आवर्स। आगे ये देख लें, ये लिखी हुई है, ये कुछ लाइन्स हैं जो जर्मनी में
पार्क्स इन जर्मनी। ये जर्मन लाइंस हैं, इसको ज़रा देख लें। ये प्रोनाउंस नहीं होंगे क्योंकि ये जर्मन लैंग्वेज में है, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन ये है कि आई एम नॉट अ रशियन। यहाँ पे जो लेडी है, जो स्पीकर है, वो अपने आप को क्या कह रही है? आई एम नॉट अ रशियन, आई हैव कम फ्रॉम द लुथियाना एंड आई एम द रियल जर्मन। वो अपने आप को क्या बता रही है कि मैं जर्मन हूँ। तो ये जर्मन से उसने लाइन लेके उसके अंदर इन्फ्यूज़ कर दी हैं। इस तरह ये चीज़ें जो हैं रीडर को कन्फ्यूज़ कर देती हैं। जो दूसरा स्पीकर आया, उसने आते ही क्या अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया? उसने कहा कि मैं क्या हूँ, मैं भाई रशियन नहीं हूँ, मैं प्योर जर्मन हूँ, मैं लुथियाना से आई हूँ और मेरा नाम जो है, मैं मैरी हूँ और मैं ट्रू जर्मन हूँ। यहाँ पे एक जो आई है, न्यू स्पीकर आई है, उसका नाम क्या है स्पीकर का? मैरी। ये लिखा हुआ मैंने, तो लेट्स सी क्या कहती है ये मैरी। विद द शावर ऑफ द रेन्स एंड वी स्टॉप इन द कॉलोनेड्स। कॉलोनेड का मतलब लिखें कि ये लंबा सिलसिला होता है जो दरख्तों का या ट्रीज़ का, उसे कहते हैं कॉलोनेड्स। हमने कहती है हम कॉलोनेड्स में गए, हम वहाँ पे रुके, हमने वहाँ पे एंजॉय किया रेन के अंदर। एंड वेंट ऑन द सनलाइट, और फिर हम सनलाइट में आए। इन द हॉफ गार्टन, यानी हॉफ गार्टन के अंदर, ये पार्क है जर्मनी के अंदर। हम जर्मनी में थे, हम कॉलोनेड में चले गए, यानी एक सिलसिला था ट्रीज़ का। वहाँ पे हमने लेक, जो एक झील है, उसको एंजॉय किया, हमने रेन में एंजॉय किया। एंड वेंट टू सनलाइट, फिर हम सनलाइट में आ गए। वेंट टू द हॉफ गार्डन, हम एक पार्क में गए। एंड ड्रैंक कॉफ़ी टुगेदर, और हमने मिलकर कॉफ़ी पी। एंड टॉक फॉर एन आवर्स, और हमने 1 घंटा एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन की, बातचीत की। और मैं जो हूँ रियल जर्मन हूँ, मैं रशियन नहीं हूँ। कौन बता रही है? जो स्पीकर है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रही है, मैरी। मैरी कहती है भाई मेरी बात सुन लें, हम कॉलोनेड में गए, हम एक झील में गए, जर्मनी के अंदर थी, हम सनलाइट में आए, हम हॉफ गार्डन में गए और हमने काफ़ी पी और हम 1 घंटा एक दूसरे के साथ एंजॉय करते रहे। शी इज़ टेलिंग हर रोमांस विद हर बॉयफ्रेंड। एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन, और जब हम बच्चे थे, स्टेइंग एट द आर्च ड्यूक्स, हम आर्च ड्यूक्स के यहाँ रहते थे। आर्च ड्यूक्स के यहाँ जब हम रहते थे, माई कजन्स, और मेरा कज़न, यानी वो अपने आप को क्या बता रही है कि मैं जर्मन डचेस हूँ। जर्मन डचेस मीन मैं कोई जर्मन की रॉयल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, जर्मन शहज़ादी हूँ। तो कौन बता रही है? मैरी। जब हम छोटे थे तो मेरा जो कज़न था और मैं, हम दोनों एंजॉय करते। एंड वी वेंट, ये नोट कर लें, स्पीकर दूसरा इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे। पहला स्पीकर हमने डिस्कस कर लिया था, ये दूसरा स्पीकर जो है वो मैरी है। तो मैरी क्या बता रही है कि भाई हम जो थे, मैं एक तो प्योर जर्मन हूँ और मैं डचेस हूँ, और मेरा कज़न और मैं दोनों हम एंजॉय करते थे। और हम एक दफ़ा क्या हुआ वो अपनी स्टोरी बताती है। एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे, सेइंग एट द आर्च ड्यूक्स, और आर्च ड्यूक के हम स्टे कर रहे थे, स्टेइंग माई कजन्स, और मैं और मेरा कज़न। ही टुक मी आउट ऑन द स्लेड, ओ मुझे एक कार जो बर्फ़ के ऊपर चलती है उस पर सैर करवाने के लिए ले गया। एंड आई वॉज फ्राइटन, और मैं बड़ी खौफज़दा थी कि पहली दफ़ा इस कार पे बैठना। एंड ही सेड मैरी, और उसने मुझे कहा मैरी मुझे ज़ोर से पकड़ लो। मैरी होल्ड मी टाइट, मुझे ज़ोर से पकड़ो। एंड डोंट वी वेंट, और हम नीचे उतर गए उस गाड़ी पे। वो स्लेड जो होती है ना, ये गाड़ी होती है जो बर्फ़ पे चलती है, और उस पर एंजॉयमेंट करने के लिए लोग, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर वो इस तरह की एंजॉयमेंट होती है। एंड होल्ड ऑन टाइट, मैरी मुझे मजबूती से पकड़ो। एंड डोंट वी वेंट, और हम नीचे चले गए उस स्लेड के ऊपर, उस यानी बर्फ पर चलने वाली गाड़ी के ऊपर। इन द माउंटेन्स, फिर हम माउंटेन पहुंचे। एंड देयर यू फील फ्री, और यहाँ पे हमने क्या किया, बड़ा खुश हुए हम। एंड आई रीड, और मैंने वहाँ पे क्या करा, मैंने किया, आई रीड मच ऑफ द नाइट, हम रातों वहाँ पे पढ़ते रहे। एंड गो साउथ इन द विंटर, फिर हम कहती है विंटर, साउथ की तरफ विंटर में चले जाते। यानी ये सारे वो बता रही है कि एक मौसम था जब हम एंजॉय करते थे, हमारा टाइम। तो इसमें स्पीकर क्या बता रहा है आपको? स्पीकर क्या बता रही है? अपने पास्ट इवेंट के बारे में बता रही कि पास्ट में ऐसे होता था जब मतलब लोग जो थे इतने मॉडर्निस्ट नहीं हुए थे, लोग जो हैं सेल्फ सेंटर्ड नहीं हुए थे, मनी सेंटर्ड नहीं हुए थे, ये वर्ल्डली सेंटर नहीं हुए थे। ये पास्ट की बात कर रही है। लेकिन अब जो है लोग जो हैं टोटली एंजॉयमेंट को, फ़न को, लेयर को और फ़न को, इन चीज़ों को छोड़ चुके हैं। जबकि ये कहती है ये सब कुछ कब होता था? पास्ट में। अब देखें ये कैरेक्टर जो है पास्ट को एंजॉय कर रहे हैं कि पास्ट में ये होता था। आई रीड मच ऑफ द नाइट एंड साउथ इन द विंटर्स। आगे यहाँ पे टी.एस. एलियट एम्फेसाइज करता है
कि लाइफ जो है वेस्टलैंडर की, नो वहाँ पे कोई स्पिरिचुअल कोई साइन नहीं है, स्पिरिट का कोई साइन नहीं है, स्पिरिचुअल रिलीफ का। देयर इज़ नो साइन ऑफ द स्पिरिचुअल रिलीफ। दे ऑल द टाइम दे आर बिजी इन द वर्ल्डली अफेयर, दे आर टॉकिंग, दे आर बिजनेस सेंटर, दे आर मनी सेंटर, दे आर सेल्फ सेंटर, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर बिजनेस, बट दे आर नॉट गेटिंग रिलीफ थ्रू क्रिश्चियनिटी। या जीसस क्राइस्ट को याद करना या क्रिश्चियनिटी को याद करना, स्पिरिचुअलिटी के करीब होना या स्पिरिचुअल होना, ये कहता है उनके लिए मुमकिन नहीं है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट बिकॉज दे आर ऑल द टाइम बिजी इन देयर वर्ल्डली अफेयर्स। व्हाट आर द रूट दैट क्लच व्हाट ब्रांचेस ग्रो। कहता है इस वेस्ट लैंड में या वेस्ट लैंडर की जमीन के ऊपर कोई रूट नहीं ग्रो होगा। आप जो मर्जी कर लें, कहता है यहाँ पे कोई चीज ग्रो नहीं होगी। व्हाट ब्रांचेस ग्रो, क्या ब्रांच कहता है ग्रो होगी आउट ऑफ द स्टोनी रबिश। ये तो कहता है स्टोनी रबिश प्लेस है, क्या है, सन ऑफ द मैन जीसस यू कैन नॉट से। और कहता है कि यहाँ पे जो सन ऑफ द मैन जीसस है, जीसस क्राइस्ट जो है, यू कैंट से, तुम ये भी नहीं कह सकते। गैस फॉर यू नो ओनली अ हीप ऑफ द ब्रोकन इमेज वेयर द सन बीट्स। और क्या कहता है कि यहाँ पे जस्ट क्या है कि नॉट, हम कुछ गेस भी नहीं कर सकते कि ये सब मसाइल क्यों है। यू नॉट यू फॉर यू नो ओनली, और तुम कहता है कि सिर्फ ये जानते हो। हीप ऑफ द ब्रोकन इमेज, ये इमेज जो है, ये कहता है इमेज के टूटे फूटे टुकड़े हैं। ये जो इंसान है ये क्या इमेजेस हैं जस्ट। वेयर द सन बीट, और सन इनके ऊपर क्या करता है, अपनी शुआएं डालता है, जस्ट इमेजेस हैं। एंड द डेड ट्रीज गिव टू नो शेल्टर्स एंड द क्रिकेट नो रिलीफ। और यहाँ पे कहता है कि डेड ट्रीज जो हैं उनको कोई शेल्टर नहीं है। और यहाँ पे ना तो हम क्रिकेट के ये जो सॉन्ग होते हैं, क्रिकेट के सॉन्ग होते हैं, ये रात को अगर आप देखें तो रात को बड़े सॉन्ग, इंसेक्ट जो है बड़ा अच्छे सॉन्ग गाते हैं। कहता है यहाँ पे तो दिल बहलाने के लिए इंसेक्ट के इतनी ये डेड लैंड है वेस्ट लैंडर की कि यहाँ पे तो क्रिकेट के सॉन्ग जो हैं वो भी नहीं हम सुन सकते। एंड द ड्राई स्टोन्स नो साउंड ऑफ वाटर्स। और कहता है ये जो ड्राई खुश्क स्टोन है, एंड द ड्राई स्टोन्स नो साउंड्स ऑफ वाटर्स। इस ड्राई स्टोन के ऊपर कहता है ये जो स्टोन्स हैं, यहाँ पे जो खुश्क पत्थर हैं, इनसे भी कहता है पानी इनके ऊपर पड़े तो उनसे भी आवाज़ नहीं आती, यानी कोई म्यूज़िक नहीं है। अदरवाइज़ वो कह रहा है कि इन वेस्ट लैंडर की लाइफ में नो फन, नो म्यूज़िक, नो एंटरटेनमेंट, ठीक है, नो रिलीफ, बस दुनिया सो ऑन एंड सो फोर्थ चल रहा है, नो रिलीफ। इन बेचारों को कोई रिलीफ नहीं है, बस इनके लिए काम ही है। सुबह उठते हैं तो काम पे जाते हैं, शाम को घर आते हैं, और सो ऑन एंड सो फोर्थ लाइफ चलती है। एंड देयर ड्राई स्टोन्स नो साउंड ऑफ वाटर। इसके ऊपर तो कहता है कि पत्थर के ऊपर पानी पड़ने से भी आवाज़ नहीं आती है, ऐसी डेड लैंड है। ओनली देयर इज अ शैडो अंडर द रेड रॉक। कहता है एक रेड रॉक के यहाँ ही आपको शैडो मिल सकता है। पीपल हैव ओनली सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल रिलीफ चर्च। कहता है ये इसका मतलब है इस लाइन का कि अगर लोगों ने कहीं रिलीफ लेना है वेस्ट लैंडर ने, तो उनको एक ही तरीके से मिल सकता है, चर्च के ज़रिए। चर्च किसके साथ रिलेटेड है, जीसस क्राइस्ट के ज़रिए, ठीक है। जीसस क्राइस्ट क्या है, क्रिश्चियनिटी। अगर आप जी क्रिश्चियनिटी मज़हब को अपनाओ तो वो कहता है कि आपकी लाइफ शायद ठीक हो जाए, स्पिरिचुअल रिफाइनमेंट मिल जाए, रिलीफ मिल जाए, मोनोटोनस लाइफ से बच जाओ। क्योंकि वो जब वो आप गॉड को याद करोगे, हिम पढ़ोगे, और फिर आपका दिल जो है वो नरम होगा, अच्छे हो जाओगे, रिफाइन हो जाओगे, हील कर देगा गॉड, ठीक कर देगा। तो एक चर्च ही कहता होप है इनके लिए। कम इन अंडर द शैडो ऑफ द रेड रॉक। रेड रॉक मीन चर्च। तो आ जाओ चर्च के नीचे, और कहता है क्या कर लो, रिलीफ हासिल कर लो। अब यहाँ पे फिर लाइन आ गई है। अब ये जो लाइन है ये फिर जर्मन लाइन आ गई हैं। जर्मन एक राइटर है, वहाँ से इसने लाइन ले ली है ये। एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ईदर योर शैडो एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू और योर शैडोज एट इवनिंग राइज टू मीट यू। आई विल शो यू फियर इन द हैंडफुल ऑफ द डस्ट। अब यहाँ पे उसने दो शैडो की बात की है। इंसान के पीछे इंसान दो चीज़ों से परेशान होता है, एक पास से और एक किससे, प्रेजेंट से। दो शैडो की बात की है। अगर वो पूछ लें तो टी.एस. एलियट ने वेस्ट लैंडर के लिए कौन से दो शैडो की बात की है, उसमें दो शैडो, एक शैडो होता है पास्ट। इंसान के एक पीछे शैडो होता है और एक उसके आगे शैडो होता है। पीछे को सोचता है, मेमोरी में चला जाता है, और आगे भी सोच के परेशान होता है। हमेशा अगर प्रेजेंट में रहे तो प्रेजेंट कहते हैं ना, गॉड जैसी हालत में रखता है वो बेहतर जानता है, वो अच्छी हालत में रखता है।
तो हम परेशान क्यों होते हैं? या अपने पिछले इमेज से, या अपने अगले शैडो से, या पिछले शैडो से। ये उसकी मेमोरी और कॉन्टेम्पलेशन और जो हम सोचते रहते हैं, ये उसकी बात कर रहा है। इंसान के कहता है कि दो शैडो होते हैं, एक उसके पीछे एक उसके आगे। वो पीछे सोचता है, फिर वो आगे सोचता है। कभी प्रेजेंट का नहीं सोचता, वो ज़्यादा परेशानी, जो बंदा भी परेशान होता है, या वो फ्यूचर का सोच रहा होता है या वो पास्ट का सोच रहा है। दोनों में से वो एक कंडीशन होगी। प्रेजेंट में रहे तो इंसान खुश रहता है। एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ईदर। तो मैं तुम्हें एक मुख्तलिफ चीज़ दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? योर शैडोज एट द मॉर्निंग, तुम्हारा शैडो जो मॉर्निंग में होता है, एंड द बिहाइंड्स एंड स्ट्राइडिंग बिहाइंड ऑन योर शैडो एट इवनिंग राइज टू मीट यू। और इवनिंग जो है वो क्या, तुम्हें ये एक कॉन्टेम्पलेशन, ये एक उसने कॉन्टिन्यूस पोजीशन बताई है इंसान की, कि इंसान जो है, मैन इज ऑल द टाइम वरीड।